बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सब्जेक्ट फिजिक्स 10th क्लास, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक एक्सरसाइज। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम चैप्टर 1 के एक एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन मीन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछते हैं, कहते हैं कि ए थिन रोप हंग्स फ्रॉम डार्क हाइट टावर सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल। हाउ कैन लेंथ ऑफ रोप बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब मालूम करना, विजिबल का मतलब शो होना, विजिबल का मतलब शो होना। अब रोप का मतलब स्ट्रिंग या रस्सी, हंग्स का मतलब है किसी चीज़ के साथ बांधना, अटैच कर देना। अब आपसे पूछता है कि एक थिन रोप है आपके पास, एक पतली सी रस्सी है, धागा स्ट्रिंग है, उसको हंग्स किया जाता है, बांधा जाता है किसके साथ? फ्रॉम डार्क हाइट टावर। एक ऐसा हमारे पास टावर है, एक ऐसी बिल्डिंग है जो डार्क है, जिसमें लाइट नहीं है, डार्कनेस है, और उसकी हाइट टावर के साथ उसकी ऊपर वाले एंड के साथ उसको हंग्स किया है, बांध दिया है। किस तरह से बांधा है? सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल। इस तरह से बांधा है कि उसका जो ऊपर वाला डार्क टावर के साथ जो बांधने वाला पोर्शन है स्ट्रिंग का, रोप का, वो विजिबल नहीं हो रहा। सो डेट यानी इस तरह से बांधा हुआ है कि इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल, इसका ऊपर वाला जो एंड है वो विजिबल नहीं हो रहा। आपसे पूछते हैं कि हाउ कैन लेंथ ऑफ रोप बी डिटरमाइंड। आपसे पूछते हैं कि रोप की जो लेंथ है उस रोप की, उसको आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो हमारे पास जो रोप है उसकी लेंथ, लंबाई कितनी है। तो स्टूडेंट हम इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट कुछ सिचुएशन इस तरह से हमारे पास कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डार्क हाइट टावर है, ये इसकी हाइट हमारे पास ये टावर है, लेकिन ये कैसा है? टावर डार्क टावर है, इसमें कोई भी हमारे पास कोई लाइट ब्राइटनेस मौजूद नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर वाले एंड के साथ, इस टावर के ऊपर वाले एंड के साथ, अपर एंड के साथ क्या किया है? एक रोप बांधी गई है, हंग्स की है। और दूसरा उसका एंड जो है वो धागे का, वो रोप का जो दूसरा एंड जो है वो फ्री एंड है, वो नीचे ग्राउंड लेवल पे है। ये इस तरह से सिचुएशन है। वो आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि ड्यू टू द डार्कनेस होने की वजह से, यानी ऊपर वाला जो एंड है इस तरह से बांधी गई है कि रोप जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है, बांधने वाला हिस्सा जो है वो विजिबल नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कि रोप जो है, धागा कहाँ पे बांधा गया है, रस्सी जो है वो टावर के साथ किस पॉइंट पे सस्पेंड की गई है, बांधी गई है। हमारे पास सिर्फ फ्री एंड है। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप ये बताएं कि आपके पास ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप इस धागे की लंबाई को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लें, रोप की लंबाई को डिटरमाइन कर लें। तो उसके लिए कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कहते हैं कि अटैच ए स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक बॉब टू फ्री एंड ऑफ रोप सो दैट अरेंजमेंट बिकम ए सिंपल पेंडुलम। कहते हैं कि हम इस फ्री एंड के साथ अटैच कर देंगे, बांध देंगे स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक बॉब, एक छोटे से मेटल के एक छोटे से बॉब को हम अटैच कर देंगे। यानी जैसे सिंपल पेंडुलम में हमने कहा था बॉब किसको बोलते हैं? एक मेटालिक किसी भी चीज़ के छोटे से गोल से इस तरह से पोर्शन को हम आप ले लें और वो आपके पास मेटालिक बॉब जो बन जाएगा। कहते हैं कि इस मेटालिक बॉब को हम फ्री एंड के साथ क्या कर देंगे? रोप की फ्री एंड के साथ इस मेटालिक बॉब को अटैच कर देंगे। एंड ऑफ किस एंड के साथ? जो रोप का फ्री एंड होगा, आज़ाद हिस्सा होगा, उसके साथ हम अटैच कर देंगे। सो दैट अरेंजमेंट बिकम ए सिंपल पेंडुलम। तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो अरेंजमेंट हो जाएगी, इस तरह से जो टोटल अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास कैसी बन जाएगी? वो एक सिंपल पेंडुलम के केस में बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टावर का ऊपर वाला पोर्शन है, इसके साथ हमें नहीं पता कि धागा या रोप जो है कहाँ पे बांधी हुई है। ये फ्री एंड, नीचे वाला फ्री एंड जो है हमारे पास विजिबल पोर्शन है, इसके साथ हमने मेटालिक बॉब को अटैच कर दी। इस तरह से हमारे पास ये जो टोटल अरेंजमेंट कहते हैं ये बन गई, ये सिंपल पेंडुलम की अरेंजमेंट बन गई। अब कहते हैं कि व्हेन सिंपल पेंडुलम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट मीन पोजीशन। कहते हैं कि जब हम सिंपल पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन ओ से हम उसको डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो वो अबाउट मीन पोजीशन ओ के गेट बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं अबाउट मीन पोजीशन ओ के गेट। शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। कहते हैं कि इस केस में शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, कि टाइम जब हम इस सिंपल पेंडुलम को हम डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं, इसकी मीन पोजीशन
पोजीशन से, तो ये अपनी मेन पोजीशन ओ के गिर्द बैक एंड फोर्थ इस तरह से मोशन करता है। और उसका हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब कि ये जब मेन पोजीशन से आगे जाएगा, वापस मेन पोजीशन पे आगे अनदर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जब मेन पोजीशन में पहुंचेगा तो 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड हो जाएगा। कहते हैं कि टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है डेट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई। हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है वो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास उसका एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हम इसकी स्क्वायर ले लेंगे, पावर मतलब के पावर 2 ले लेंगे, इधर 2 और इधर भी आ जाएगा 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी अंडर द रूट होल की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब पावर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास टी का स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर डेट इज इक्वल, ये पावर 2 पे पावर आएगी तो 2 2 जार 4, ये पावर पाई पे आएगी तो पाई का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और एल डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट पे अलग से पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अंडर रूट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर पावर 2 के साथ कट जाएगा तो मेरे पास टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डेट इनटू एल डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा, इनटू एल डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। अब अगर इस टी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो कंसिडर क्या होगा 1, ये दोनों फ्रैक्शन बन जाती हैं। फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो उनको सॉल्व करते वक्त हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ, जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर इंटू एल, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिंपल एल की वैल्यू, लेंथ के रोप की एल की वैल्यू चाहिए तो एल को इधर छोड़ेंगे, एल के साथ ये 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन की एक साइड पे 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू मेरे पास, एल को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे छोड़ूँ या राइट साइड पे, तो मेरे पास एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमने सिंपल पेंडुलम बनाया था, सिंपल पेंडुलम का, तो हम इसका क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ लेंथ। नाउ पेंडुलम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट मीन पोजीशन। इस पेंडुलम को हम उसकी मीन पोजीशन से जब डिस्टर्ब करते हैं, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। नाउ टाइम इक्वेशन 2 हमें ये शो करती है, यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है ये शो करती है कि उस रोप की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है, टी पे डिपेंड करती है, जी पे और 4 पाई पे करती है। टी तो इसमें जी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ मसला किसका है, टी का है। जब सिंपल पेंडुलम हम उसको बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, नोट करेंगे टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद नाउ हमारे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 2 में देखें तो हमारे पास वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया तो टी की वैल्यू भी आ गई, जी कांस्टेंट है, 4 पाई, ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ जी टी पाई इन इक्वेशन 2। अब हम ये तमाम वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रोप। इस तरह से हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास इजीली आ जाएगी। सिंपल हम उसको पहले के सिंपल पेंडुलम बनाएंगे। सिंपल पेंडुलम बनाने के बाद ये फार्मूला में ये बताता है कि आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास टी की वैल्यू हो। तो हम उसके लिए पहले उसको टाइम सिंपल पेंडुलम बनाएंगे। सिंपल पेंडुलम बनाने के बाद उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम नोट करेंगे। फिर टाइम नोट होने के बाद अगर तमाम वैल्यू टी की वैल्यू आ जाएगी, बाकी ये तीनों कांस्टेंट हैं, इन तमाम वैल्यू को उठा के हम जब इक्वेशन 2 में टी की वैल्यू के साथ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास एल आ जाएगा। इस तरह से वो जो डार्क हाई टावर के साथ बांधी हुई रोप है उसका हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, लेंथ। जबकि हम के बांधने वाला हिस्सा हमें रोप का पता ही नहीं है, जबकि डायरेक्ट हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम फार्मूले की मदद से इजीली हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आंसर देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछते हैं, कहते हैं कि सपोज यू स्टैंड ऑन ए स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट, विल यू फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं कि सपोज करें इमेजिन करें अपने जहन में कि यू स्टैंड ऑन ए, आप खड़े हैं कहाँ पे, ऑन ए स्विंग में। एक झूला है, कोई भी झूलने वाली चीज़ है, हिलने वाली, यानी स्विंग है। स्विंग का मतलब झूला है, उसमें आप खड़े हैं। इंस्टेंट किसकी जगह पे, यानी मुतबादिल जगह पे, किस पे, ऑफ सिटिंग ऑन इट, यानी उस स्विंग के बैठने की जो जगह है उस पे आप खड़े हो गए हैं। फिर कहते हैं कि विल यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है उस स्विंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि सपोज कि आप एक स्विंग में खड़े हो गए हैं। आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ पे स्विंग में बैठने की जो जगह है उसमें आप उस पॉइंट पे आप स्टैंड हो गए हैं, खड़े हैं। कहते हैं कि आप ये बताएं कि वो जो स्विंग होगा उसकी जो ऑसिलेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब फ्रीक्वेंसी का हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ये कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन की जितनी तादाद होती है कंप्लीट, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्विंग है, इसकी ये हमारे पास दो स्टैंड आ जाते हैं, ये ऊपर से रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, और इसके ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पे है बंदा बैठ सकता है, सिटिंग पॉइंट है। अब कहते हैं कि क्वेश्चन वाला कि अगर इस बैठने वाली जगह पे आप खड़े हो जाएं तो क्या आप कह सकते हैं कि इस ऑसिलेशन जो है, इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, कहते हैं कि हेयर वी एज्यूम डेट स्विंग में बी कंसिडर एज ए सिंपल पेंडुलम। कहते हैं कि हम इस केस में क्या करते हैं, स्विंग को, ये जो झूला है इसको कंसिडर कर लेते हैं, इस स्विंग को कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास मोशन कर रहा है, एज ए सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर लेते हैं। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, फिर हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला हमारे पास है f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट g डिवाइडेड बाय l। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम कर रहा है, एक मीन पोजीशन के गिर्द एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होते हैं, जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, किसमें, एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है और उसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। वेयर l इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी l हमारे पास कहते हैं कि लेंथ है पेंडुलम की, कहाँ से, यानी l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन ऑन स्विंग। यानी वो पॉइंट ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पर्सन जो है वो स्टैंड करता है इस पॉइंट पे। कहते हैं कि एल इस केस में हमारे पास लेंथ है, किस में, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर, वो पॉइंट जहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, बांधा हुआ है, वहाँ से लेकर वहाँ तक है, यहाँ तक नहीं, जहाँ तक बांधने तक, यानी पर्सन जो है वो स्टैंड करता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे समझने की बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इस तरह से रेक्टेंगल है, मैं कहता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो आप इसके डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल जहाँ पे मीट करेंगे वो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। सिमिलरली हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का तमाम मास जो होता है वो लाइज कर रहा होता है, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कि इसकी ये जो लेंथ है फार्मूले में एल, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर ये बांधने वाले पोर्शन तक नहीं है, इसकी लेंथ वहां तक कंसिडर होगी। ये जो पर्सन है इसमें स्टैंड करता है, इस पर्सन की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। फॉर एग्जांपल इस पर्सन के यहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसकी हमारे पास लेंथ जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर ऊपर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक होगी। फिर कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन एंड स्विंग, दिस लेंथ कहते हैं कि दिस लेंथ डिक्रीज एज पर्सन स्टैंड अपॉन द स्विंग। जब ये पर्सन जो है ये खड़ा हो जाता है, पहले ये बैठा हुआ था, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और थी, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक डिस्टेंस जो था वो एल था। फिर जब ये शख्स जो है, पर्सन जो है, ये इस बैठने वाली जगह पे खड़ा हो जाते हैं, तो अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका वो पॉइंट जहाँ पे इसका बॉडी का टोटल मास एग्जिस्ट कर रहा है वो कुछ इंक्रीज कर जाएगा। पहले ये खड़ा हुआ तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस लेंथ डिक्रीज एज पर्सन स्टैंड अप ऑन द स्विंग बिकॉज,
पहले फॉर एग्जांपल ये बैठा हुआ था तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ थी। अब ये खड़ा हो गया, ये शख्स स्टैंड अब जब खड़ा करता है, स्टैंड होता है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली जाती है यहाँ पे, तो एल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एल डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास ये फार्मूला शो करता है कि हमारे पास जो जब एल और एफ जो हैं वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी यानी फार्मूला शो करता है हमारे पास कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इस तरह का रिलेशन है कि एफ इज इन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वो बैठने वाली जगह पे पर्सन जो वो स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उस वक्त उसकी जो लेंथ हो जाती है वो पहले की निस्बत एल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब एल डिक्रीज हो जाती है तो ये फार्मूला में शो करता है कि एफ और एल तो ऑलरेडी रिवर्स प्रोसेस हैं, रेसिप्रोकल हैं। जब एल डिक्रीज करता है तो फिर जाहिर सी बात है एफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, के लेंथ ऑफ पेंडुलम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज कर जाएगा एज लेंथ डिक्रीज व्हेन पर्सन स्टैंड अप इंस्टेड ऑफ सिटिंग, कि जब पर्सन जो है, शख्स जो है वो हमारे पास बैठने वाली जगह पे स्टैंड अप हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उस वक्त उसकी जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज के पर्सन के स्टैंड अप करने से एल की वैल्यू डिक्रीज करती है। एल की वैल्यू क्यों डिक्रीज करती है, एल की वैल्यू इसलिए डिक्रीज करती है कि हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन का जो है डिस्टेंस, उसको हम एल कहते हैं। जब पर्सन स्टैंड अप हो जाता है तो एल की वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो है वो कम हो जाती है, वो फासला कम हो जाता है, जिसकी वजह से एल कम होने से एफ जो है, एल और एफ हमारे पास एल और एफ जो है इनवर्स प्रोसेस हैं, तो एल डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब एफ जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इक्वेशन शो करती है ये रिलेशन कि जब एल डिक्रीज तो एफ क्या कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेशन की इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग कॉर्ड एंड स्पीड ऑफ टिनी कलर्ड पार्ट ऑफ कॉर्ड। अब कहते हैं कि एक्सप्लेन करें, बयान करें डिफरेंस, फर्क बयान करें किस में, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है ट्रेवल कर रही है किस में, अलोंग ए कॉर्ड, किसी भी एक रस्सी या धागे में जो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है, उस ट्रांसवर्स वेव की जो है स्पीड है उसको एक्सप्लेन करें उसके दरमियान। एंड स्पीड ऑफ टिनी कलर्ड पार्ट ऑफ कार्ड, यानी उस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो रस्सी जिस पे कलर किए हुए हैं उसके कलर्ड पार्ट्स के जो स्पीड है उसके दरमियान और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के दरमियान फ़र्क वाजे करें। दो चीज़ें पूछता है, एक पूछता है कि ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो ट्रेवल कर रही है अगर किसी एक रस्सी में उसकी स्पीड के दरमियान, और एक जो कार्ड है उस पे अगर कलर किए हुए पार्ट हैं तो उनके कलर पार्ट की डायरेक्शन, कलर पार्ट की जो हमारे पास ट्रेवलिंग स्पीड के दरमियान और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। पहली बात तो हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या हैं। कहते हैं कि स्पीड ऑफ वेव कैन बी डिफाइंड एज, यानी स्पीड, किसी भी वेव की स्पीड को हमने डिफाइन किया था चैप्टर में, हमने कहा था कि डिस्टेंस कवर वेव इन यूनिट टाइम, कि कोई वेव जब एक सेकंड में हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है डेट इज कॉल्ड, उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब कहते हैं कि कंसिडर ए ट्रांसवर्स वेव मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट स्ट्रिंग, कि हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है जो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही है। लेट वेव कवर ए डिस्टेंस डेल एक्स एंड टाइम इंटरवल डेल टी, के फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि वो फासला जो ट्रेवल करती है डेल एक्स कितने टाइम में करती है, डेल टी, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय, स्पीड ऑफ वेव हमारे पास आ जाती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, तो हमारे पास जो उसकी स्पीड आ जाएगी किसके बराबर आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम डेट इज स्पीड ऑफ वेव के कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, ये हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। अब
स्पीड हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फासला वेव ने जो ट्रेवल किया वो डेल x किया और कितने टाइम में किया, डेल t में किया। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस केस में डेल x जो है, फॉर एग्जांपल डेल x जो है वो हमारे पास इस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स हैं। डेल x ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो वेव्स बनी, इस वेव्स के दरमियान जो फासला एक्चुअल बनता है डेल एक्स, वो हमारे पास इसकी वेव लेंथ कहलाती है। फासला फॉर एग्जांपल वेव लेंथ के बराबर कैलकुलेट हो गया, ट्रेवल हुआ है डेल एक्स, तो डेल टी टाइम को हम अगर कैपिटल टाइम पीरियड ले लें तो v की वैल्यू हमारे पास डेल एक्स की जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर जो फासला वेव ने ट्रेवल किया वो वेव लेंथ जितना किया है तो लेमडा डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी को इस तरह से लिखूँ, लेमडा को इस तरह से, तो मेरे पास पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 डिवाइड बाई टी जो है एफ के बराबर है, तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी की जगह पे मैं एफ लिख सकता हूँ लेमडा, यानी ये मेरे पास उस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता है तो हम उसकी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। पहले वो यही पूछता था कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को बताएं, और दूसरी बात ये पूछता है कि ट्रांसवर्स वेव पे वो अगर पार्ट को कलर करें तो उसके कलर पाथ की मोशन डायरेक्शन क्या होगी। अब कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आर टाइप ऑफ वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स। कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं कि उनकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल यानी ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो ये देखें पार्टिकल ऑफ मीडियम हैं, फॉर एग्जांपल रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी डायरेक्शन और वेव्स के ट्रेवल करने की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इन दो के दरमियान एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वेव की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से जा रही है, वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम की जो डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन मोशन है, यानी वो अपने ही पार्टिकल जो हैं वो ऊपर और नीचे आ रहे हैं। पार्टिकल ऊपर एंड नीचे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, जबकि वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है। तो अगर इनकी वेव की डायरेक्शन इस तरह हो, पार्टिकल ऑफ द मीडियम की, और वेव की इस तरह से हो, तो इन दो के दरमियान एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री बनता है। अब वो आपसे पूछते हैं दूसरी बात के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ एग्जिस्ट करता है, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर हमारे पास एक वेव बनती है। अब दूसरा पार्ट उस क्वेश्चन का, उसमें कहते हैं कंसिडर ए कॉर्ड हैविंग टिनी पार्ट एज शोन, कि हमारे पास एक कॉर्ड ले लिया, एक धागा ले लिया, उसके हमने किया टिनी पार्ट एज शोन, उसके हमने छोटे छोटे पार्ट बना लिए। तो उसके इट्स वन एंड इज फिक्स्ड विद रिजिड स्पॉट एंड अदर एंड इज इन अवर हैंड। एक हिस्से को हमने यहाँ से जो है फर्स्ट एंड है इसको हमने रिजिड स्पॉट के साथ फिक्स कर दिए, दूसरे एंड को फ्री एंड हमने छोड़ दिए, फ्री एंड, ये स्ट्रिंग का फ्री एंड है। इफ वी मूव अवर हैंड अप एंड डाउन ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस। अगर हम इस अपने हाथ को अप एंड डाउन मोशन दें तो अप एंड डाउन मोशन देने की वजह से कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो हैं प्रोड्यूस होगी, विच आर मूविंग इन फॉरवर्ड। तो जिसकी वजह से ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूसिंग और ये आगे की तरफ इस तरह से मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ईच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मूव्स अप एंड डाउन, यानी हर पार्ट जो है इस स्ट्रिंग का वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा, यानी वाइब्रेट कर रहा होगा अप एंड डाउन। यानी ये पार्ट है, ये ऊपर नीचे, हर पार्ट जो है वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा, वाइल ट्रांसवर्स में मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि डायरेक्शन वेव्स की जो बजाते खुद डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेकिन इस टिनी कार्ड का मेरे पास जो स्ट्रिंग है या कार्ड है, इसका हर पार्ट जो है वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। लिहाजा ट्रांसवर्स वेव में हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ द मीडियम और ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये इन दो के दरमियान डिफरेंस हो जाते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव्स की डायरेक्शन, ये वेव्स की स्पीड आ जाती है और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए फार्मूला। और ये हमारे पास शो करता है तमाम डिस्कशन के पार्टिकल ऑफ द मीडियम और ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स प्रेशर, यानी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं।